ये हम लोग छोटे क्लास में थोड़ा सा पढ़े हुए थे। बस इतना जानते हैं कि संविधान में विधायिका पढ़े हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्या है काम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा डीपली आज बताएंगे तुमको। संविधान के बारे में बहुत कुछ समझ जाओगे आज। पहले समझ लो क्या है संविधान। गर्ल्स बोलो। ठीक है, बोल सकते हो संविधान क्या है। अगर कोई छोटा बच्चा ही पूछ दे भैया बताइए संविधान क्या है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में क्या जानते हैं, तो तुमको बस बोलना है कि संविधान एक, या तो बोलो लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज, या तो बोलो कि संविधान एक मोटी किताब है और ये एक ऐसी किताब है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है? देश पर शासन करने के लिए क्या लिखा हुआ है? नियम कानून सब लिखा हुआ है। हमारा देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज है या एक मोटी किताब है। लिखना बाद में, अभी फ़िलहाल समझ लो, हम इसका फ़ोटो ग्रुप में भी भेज देंगे, तो उसमें से सिर्फ समझ लो, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट समझ लो, उसके बाद तुम्हारा डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है या मोटी किताब है जिसमें देश पर शासन करने के लिए कुछ नियम कानून लिखा हुआ है। अब भारत पर शासन करने के लिए नियम कानून लिखा हुआ है और ये जो किताब है, इस किताब में यहीं पर समझ लो, उस मोटी किताब में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले समझ लो वो जो संविधान होगा, जो मोटी किताब है, उस संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। अब 395 से अभी बढ़ गया है तो 395 ही, लेकिन उसके अंदर अभी मान लो कोई नया अगर कोई कानून लेके आना है तो उसको उसी 395 में ही जोड़ दिया है, इसीलिए अब बढ़ के 448 हो गया। अगर कोई पूछ दे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, बोलना 395 ही है, 395 ही है, लेकिन अब जो बीच बीच में ऐड कर दिए गए हैं उनको भी अगर जोड़ा जाए तो 448 इतना हो गया अनुच्छेद। भारत के संविधान में टोटल भाग कितने हैं? सबसे पहले 8 भाग थे, 22 भाग थे सर, अनुसूची की बात करें, ओवरऑल 22 भाग। अभी कितने हो गए? 22 से 3 जोड़ दो। भारत का संविधान में 22 भाग होते हैं, लेकिन अब बीच में कुछ ऐड, देखो 2 है, अच्छा थोड़ा समझाएंगे उसको भी। और 8 क्या है? पहले अनुसूची था, अब हो गए हैं 12, ये अनुसूची हो गया। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। जब भारत का संविधान बना था तब इतने थे। बात है 1600 को, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? हाँ, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, अंग्रेज, ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। 1600 के बाद 1700 आता है, 1700 में कुछ नहीं होता, वो लोग अपना व्यापार करने लगते। इस बीच इंडिया को वो लोग पूरे अच्छे से समझ लेते हैं, देश को समझ लेते हैं। भारतीय थोड़ा सा नॉलेज में कमज़ोर होते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं और इन पर जो है शासन अच्छे से किया जा सकता है। सब परिस्थिति समझने के बाद 1700 के बाद 1757 में एक युद्ध होता है। पता है वो कौन सा युद्ध होता है? हाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में 7 जोड़ो 64, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 64 के बाद 1765 आता है। 1765 में अंग्रेज़ों को 3 राज्य भारत के, एक तो हो गया बंगाल हो गया, एक हो गया उड़ीसा हो गया और एक हो गया बिहार। बंगाल, उड़ीसा और बिहार, हम लोग बिहार के ही अंडर आते थे। तो इन 3 राज्यों में से टैक्स उनको वो कलेक्ट कर सकते थे अंग्रेज 1765 से। जब ये युद्ध हो जाने के बाद, अब इतना हो जाने के बाद 1757 में 100 साल जोड़ दो तो हाँ 1857 में एक क्रांति होता है।
सिपाही विद्रोह हो जाता है। सिपाही मंगल पांडे लोग का, वो लोग पूरा विद्रोह कर देते हैं। यहाँ 1757 बोले, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया। ये सिपाही लोग का विद्रोह हो गया। अब 1757 से लेके 1857 तक इस टाइमिंग में शासन किसका हो जाता है? शासन हो जाता है कंपनी वाले का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब शासन है इंडिया में। भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब है तो अंग्रेज ही। अब ज़्यादा इस पर इंग्लैंड सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, कंपनी वाला ही अपना नियम कानून बनाता था और इंडिया पे थोपते थे। अब 1857 के बाद सिपाही विद्रोह में हार जाते हैं इंडिया वाले। सिपाही विद्रोह सफल नहीं होता है क्योंकि उसमें सिर्फ सिपाही और नॉर्थ ईस्ट वाले ही भाग लिए हुए थे, पूरा का पूरा इंडिया भाग नहीं लिया हुआ था। अगर सिपाही विद्रोह सक्सेस हो जाता तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते। 1857 के बाद 1947 तक अब इस टाइमिंग में किसका शासन होता है? अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड सरकार का। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से अब शासन प्रशासन हो रहा है। मैंने बोला 1600 को व्यापार करने के इरादे से आए, 1757 150 साल बाद अब एक विद्रोह हो जाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का। ये सब में इंडिया वालों का हार हो जाता है। बंगाल के नवाब हो जाते हैं, अवध के नवाब, तो ये लोग हारते हैं। 1765 में अब उनको टैक्स मतलब कर, अब ज़मीन पर से तुमको पैसा देना होगा, तो वो टैक्स कलेक्ट करने का उनको अधिकार मिल जाता है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी मिल जाती है उन्हें, टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो विरोध तो करते ही थे। 1857 का घटना हम बताएंगे इतिहास के ही किसी क्लास में। 1757 से लेकर 1857 में कंपनी का शासन था। माइंड में थोड़ा पिक्चर भी याद रखना। हम तुम लोग को रिकमेंड करेंगे कि जो मंगल पांडे वाला एक मूवी है आमिर खान जिसमें, तो वो मूवी सब देखोगे तो थोड़ा सा पिक्चर जो है माइंड में क्रिएट होगा, तो उस तरीके से देख लेना एक बार। तो प्लासी का युद्ध और 1857 सिपाही विद्रोह वाला में कंपनी शासन किया, और 1857 से 1947 तक अब अंग्रेजी जो सरकार है पूरा इंग्लैंड से अब हमको कंट्रोल कर रहा है। तो इस बीच इंडिया के, अब इंडिया का इतिहास को भी हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे आने वाला समय में। तो जब बात 1947 से पहले की आती है, 1947 से पहले की, हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1934 में। 1934 में अब 1930 के बाद धीरे धीरे इंडिया वाला को लग रहा था कि अब देश आज़ाद होने वाला है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 39 से, हाँ, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ था। सैटरडे वाला जैसे तुम लोग का क्विज वगैरह होता है उसमें भी ये सब पूछेंगे ही, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध हो गया 1939 से 45। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुए रहता ना तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। इंग्लैंड पूरी तरीके से दूसरा विश्व युद्ध में इंगेज हो गया। इंडिया वालों को थोड़ा सा मौका मिल गया। इंडिया वाला बोलता है अगर हम लोग को आज़ाद करोगे तो हमारा सैनिक जाएगा तुम्हारे साथ और युद्ध करेगा। तो दूसरा विश्व युद्ध से पहले ही इंडिया वालों को लग रहा था कि अब देश धीरे धीरे आज़ाद होने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं, संविधान की मांग करते हैं। बीच बीच में ये लोग अंग्रेज सरकार को बोलते हैं कि जाओ तुम लोग हमारा देश छोड़ के जाओ, तो अंग्रेज वाला सब बोलता है नहीं जाएंगे। तो उस बीच शुरुआत समय में लग रहा है कि देश आज़ाद होगा, तो ये लोग फिर डिमांड करते हैं कि भारत का संविधान होना चाहिए, एक ऐसी दस्तावेज या एक ऐसी नियम कानून जो हम ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ हो। तो 1934 में सबसे पहले एक नाम याद रखना, एम.एन. रॉय। ये सबसे पहले मांग करते हैं, संविधान की मांग करते हैं कि हमारा देश का भी संविधान होना चाहिए। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले मांग किए।
1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, ये भी एक सभा है, लोगों का सभा है, वो भी मांग करता है कि भारत का संविधान होना चाहिए। नेहरू जी भी 1938 में ये मांग करते हैं कि चलो भाई बहुत हो गया, अब जो परिस्थिति आ चुकी है उसके अनुसार अब हमारा देश का संविधान होना चाहिए और हम ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। तो ये लोग मांग करते हैं। वही दूसरा विश्व युद्ध अब होने वाला है, इंडिया वाले जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग डिमांड करेंगे हमारा देश आज़ाद करोगे तो हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और भी रीज़न थे, तो अंग्रेज को मजबूरन करना पड़ा। हमारे देश से बोलते हैं ठीक है हम लोग जो है आज़ाद कर देंगे, अब तो चलो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं वो लोग। तो नवंबर 1940 अब उन लोगों को मिल जाता है, ये लोग मांग किए हैं, अभी फ़िलहाल ये लोग डिमांड किए हैं, बाद में जो है मान लेते हैं। 38 के बाद 42 में अलग पाकिस्तान की मांग होती है। अब बोलते हैं भारत का संविधान तो बनेगा, 1947 में देश तो आज़ाद होगा, लेकिन अब देश आज़ाद के साथ साथ दो टुकड़ा भी होगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान बनना चाहिए बोलता है। तो एक लंबा इतिहास देखने को मिलेगा, कहानी देखने को मिलेगा हम लोग हिस्ट्री में। अभी फ़िलहाल पॉलिटी वाला में समझ लो कि नवंबर 1946 में संविधान सभा की गठन करते हैं। संविधान सभा, अब सभा का मतलब होगा कि वो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो भारत का संविधान बनाएंगे। लोग बहुत नॉलेज वाले लोग होंगे वहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ करीब 300 के आसपास, 299 हम देखेंगे सदस्य। तो नवंबर 1946 में गठन किया गया संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पूछ देता है कि पहली बैठक कब हुआ था, मीटिंग कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सबसे पहले उस बैठक में बताया गया। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले बैठक की हुई और 9 दिसंबर के बाद 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी बोलते हैं चलो अब भारत का संविधान बनाना स्टार्ट करो। तो उनकी जो है उनकी राय से जो है अब भारत का संविधान, बहुत महान हस्ती हुआ करते थे ये लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये लोग। तो पहली बैठक, फिर उसके बाद नेहरू जी की चलो राय से अब जो है भारतीय संविधान बनाने को लेकर जो है स्टार्ट हो जाए। 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट करते हैं और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया बोल के ये संविधान सभा जो है अपनी रिपोर्ट वहाँ पेश करते हैं। भारतीय जो संविधान सभा है, सभा मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने भारत का संविधान बना दिया। तो बना तो दिए, पारित हो गया, बोलते पारित मतलब तैयार हो गया। अब उसको एक 26 नवंबर 1949 को ही लागू नहीं, वो लोग बोले कोई ऐसा डेट बताओ जो लागू करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे सबसे पहले जो 26 नवंबर 1930 को सबसे पहले झंडा फहराया गया था, सब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मतलब उनके ही वजह से। तो उस दिन देश आज़ाद हो जाएगा उनको लग रहा था, 26 जनवरी 1930। तो वो 26 जनवरी, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। तो वो लोग एक डेट बोले कि क्यों ना हम 26 जनवरी को ही आने वाले 2 महीने के बाद हम लोग इसको लागू करते हैं। तो पारित हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू कराते हैं 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पहली बैठक चलो तुम घर जाके एक बार कैलकुलेट करोगे तो दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक टोटल कितना समय लगेगा? 2 वर्ष का समय लग रहा है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं भारत का संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन। दिसंबर 1946, 1947, लगभग 3 साल बोल सकते हैं क्या? 11 महीना 18 दिन, 12 दिन और दे दे तो 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल ही कलेक्ट देखो, 1946 दिसंबर 1946, 1947, 1948, 1949, 3 वर्ष लगभग हो रहा है। तो इसको जो है इतना समय लग जाता है। ना केवल यही, करीब 60 से भी ज़्यादा देशों का संविधान को स्टडी किया गया है। 60 से भी ज़्यादा, 60 लाख से भी ज़्यादा जो है, 60 लाख से भी ज़्यादा रुपया का खर्च हुआ उस टाइम में
1950 वाले समय में। तो इतना जो है हो गया परिस्थिति। अब इसी तरीके से डिमांड के भारत का संविधान चलो अब तैयार हो गया। अब वो तैयार जो हो गया भारत का संविधान में, उसी संविधान में ही सबसे पहले 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में। मूल संविधान में 22 भाग है, मूल संविधान में 8 अनुसूची है। लेकिन उस समय का परिस्थिति अलग था, अभी का परिस्थिति अलग है। टोटल बीच बीच में ऐड होते गए। अब अगर टोटल देखा जाए तो 448 अनुच्छेद है। अब टोटल भाग हो गए 22। अब टोटल अनुसूची कितने हो गए? तो 12। कंफ्यूज मत होना। 390 वैसे है 395 ही, अनुच्छेद कितना है बोलने से 448। 448 बोलोगे तो टीचर भी समझेगा कि चलो ये अच्छा से समझ के आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल 395 ही है। उसी के अंदर बीच बीच में कुछ हम ऐड किए हुए हैं तो 448 हो गया। 22 भाग थे, अभी भी है ही, बस बीच में ऐड कर दे। बताएंगे तुमको कि वो 3 वो कौन से बीच में आ गए हैं। और 8 से लेकर अभी 12 हो गए। पहले 8 थे, अभी 12 अनुसूची है बोलना। अब सबसे पहले समझते हैं ये जो भारत का संविधान है, ये संविधान का 3 स्तंभ है, 3 पिलर है। भारत का संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग है। किस किस मामले में? क्योंकि भारत का संविधान का जो विधायिका वाला अंग है, संविधान के टोटल 3 अंग बोलो, 3 अंग होते हैं। अंग बोलो या फिर इनको स्तंभ बोलो, पिलर बोलो। 3 अंग हो गए, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम हो गया कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। जो विधायिका है कानून बनाएंगे, विधायिका कानून बनाएंगे। अब कानून 2 जगह बनता है, एक तो भारत सरकार बनाते हैं और एक राज्य सरकार। पता होना चाहिए जो सूची है वो 3 तरह का सूची होता है। एक होता है संघ सूची, संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। भारत का जो सेना वाला है, सेना पर नियम कानून झारखंड सरकार बना सकता है? नहीं, वो भारत सरकार बनाएगा। उसी तरीके से शिक्षा किस में आ जाएगा? समवर्ती। क्या भारत सरकार बना सकता है कि राज्य सरकार बना सकता है कि दोनों बना सकता है? दोनों बना सकता है। पुलिस पर, पुलिस पर कौन बनाएगा? झारखंड पुलिस पढ़ते हो, राज्य सरकार। तो अलग अलग हो गया। कानून बनाने का भी 3 सूची होता है। एक संघ सूची जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, भारत सरकार। राज्य सूची कुछ लिस्ट होते हैं, उन टॉपिक्स पर जो है सिर्फ राज्य सरकार बना सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो समवर्ती होते हैं, जो दोनों मतलब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार, भारत सरकार का जो नियम कानून है, भारत सरकार बोलो या इसको तुम बोलोगे केंद्र सरकार या संघ। चलो, केंद्र सरकार और एक भारत सरकार, दोनों सेम है। तो कानून बनाएंगे, एक तो भारत सरकार, संघ सूची वाला भारत सरकार बनाएंगे और राज्य सूची वाला का राज्य सरकार। जो भारत सरकार का कानून बनेगा वो बनता है संसद भवन में, और ये संसद भवन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाएंगे विधानमंडल में, और हमारा जो विधानमंडल है वो रांची में है। जो संसद है, संसद भवन जो न्यू दिल्ली में है, इसके 3 बोल सकते हो 3 रूम है, समझ लो। रूम नहीं होता संसद भवन में, तो बहुत सारे रूम है, बस समझने के लिए हम बोल सकते हैं 3 बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरा में राज्यसभा, एक कमरा में लोकसभा और एक में राष्ट्रपति बैठते हैं। उसी तरीके से विधानमंडल में भी 3 कमरा है समझो। एक में विधान परिषद वाला है, एक में विधानसभा वाला, एक में राज्यपाल बैठते हैं। देखो, कंफ्यूज मत होना। शुरुआती समय में हम भी कंफ्यूज होते थे, विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा वाला। तुम यहाँ देखो, यहाँ बिंदु है संसद, जैसे संसद भवन है एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, वैसे विधानमंडल, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, बाकी में नहीं है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, या कुछ कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, शुरुआत जो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो राज्य सरकार में वे लोग बोलते थे चलो भारत सरकार का तो जो नियम कानून बन रहा है संसद में, राज्य सरकार का कानून कहाँ बनता है? तो विधानसभा में बनता है बोल देते हैं। कन्फ्यूज मत करना, विधानमंडल है। विधानमंडल के 3 अंग ये सब है।
तो ये संसद और ये विधानमंडल हो गया। संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसको बोलना 545 बोलो, और ये सॉरी राज्यसभा में लिख दिए। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। लेकिन अधिकतम कितने हो जाएंगे? अधिकतम इसमें 500 कितने हो जाएंगे? 52, और इसमें 250 हो गए। इसी को याद रखना। अधिकतम अभी वर्तमान में कितने हो गए लोकसभा सदस्यों की संख्या? 545, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 हो गया। जो विधानमंडल है, विधानमंडल में जो 3 अंग है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ये विधान परिषद झारखंड में पढ़े हो क्या? झारखंड में नहीं है। अब तक कितने राज्यों के पास विधान परिषद है? विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य के पास है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहले 7 थे, अब 6 हो गए। जब 7 थे तो एक ट्रिक्स हम लोग पढ़ते थे, जब तक मैं आऊँ, ऐसा बोलते थे। जे से जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, बी से बिहार, त से नहीं तेलंगाना, क से कर्नाटक हो गया, म से महाराष्ट्र, आऊ से ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और ये जो है यू से यूपी। 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य थोड़ी रहा, अब तो इसको तोड़ दिए, हटा दिए ना। ये बात है 2019 की। 2019 तक 7 राज्यों में विधान परिषद थे, लेकिन अब 2019 के बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो इसको हटा दिए। अब 6 राज्य के पास है, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो 6 राज्य के पास विधान परिषद है, सभी राज्यों के पास नहीं है। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि ये जो संसद के बारे में बताए, ये संसद में जो राज्यसभा है, लोकसभा, पहले लोकसभा वाला समझ लो। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545 हो गया, 545 हो गया। और ये हो गया वर्तमान वाला, वर्तमान में, और अधिकतम 552। जो 545 है, ये 545 में भी 2 तरह के लोग हैं। इसमें 2 ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। 2 अगर हटा दो ना, कितना बच गए? 543 हो गया। और इनका बस चुनाव होता है। 543 का चुनाव होता है। अब चुनाव में भी इसमें 530 याद रखना, 530 कहाँ से आएंगे? 530 राज्य से आएंगे। बच गए कितना? 13। अब 13 का क्या होगा? राज्य से आएंगे, तो बाकी कौन कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। यूनियन टेरिटरीज हम बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है तुमको, कि बोल देगा कि जो लोकसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या है उसमें मनोनीत कितने होते हैं? 2। और ये जो 2 है वो एंग्लो इंडियंस से होंगे। एंग्लो इंडियंस नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोई कला के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से होते हुए आएंगे। राष्ट्रपति महोदय जो है वो मनोनीत करेंगे। चुनाव हो गया, 543 लोगों का चुनाव चुन के जाएंगे यहाँ पर। साथ ही राज्य से जाएंगे 530, केंद्र शासित प्रदेश से 13 को जाएंगे। अभी जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में भी एक चीज़ याद रखना, यहाँ बोले कि मनोनीत होंगे 2, तो यहाँ भी वही चीज़ रखो, 2 जो है मनोनीत होंगे। बच गए कितना? 50, 550। ये 550 का बस चुनाव होगा।
और 550 जो चुनाव होगा, इतना तो याद रखना 530 जो है वो राज्य से ही आएंगे। अब 530 अगर राज्य से आएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश से कितना आएंगे? 20 आ गए। अगर अधिकतम होगा तो 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आ जाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा डेटा लिखे हुए हैं इसको ज़रूर एक बार याद करना। ये लोकसभा वाला का बात किए, एक राज्यसभा वाला थोड़ा सा समझ लो। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 245। अब 245 है, 245 हो गया अभी वर्तमान में। मैक्सिमम वाला कितना हो जाएंगे? 250 हो गया। अब 245 जो वर्तमान में है, ये 245 में से भी एक तो है यहाँ मनोनीत वाले में आएंगे और एक चुनाव वाला। मनोनीत वाले में टोटल 12 आ जाएंगे, 12 मनोनीत होंगे। अगर 12 मनोनीत होंगे तो चुनाव होके कितना आएंगे? 233 होगा। 245 वर्तमान सदस्यों की संख्या, उसमें से 12 का मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा। और 233 ऐसे होंगे जो चुनाव हो के जाएंगे। अब 233 जो है, इन 233 में भी दो तरह के लोग जाएंगे, एक राज्य से जाएंगे और एक केंद्र शासित वाले से। इसमें बस याद रखना तुमको कि 4 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। बच गए कितना? 229 ऐसे होंगे जो राज्य से जाएंगे। बस इतना ही समझे रहना इसका, लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। कल पूछेंगे तुम लोग को इसी में से, बोलेंगे कि राज्यसभा जो सदस्य है वर्तमान में 245 है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम वाला का बात नहीं करेंगे इसमें। वर्तमान वाला में 245 में से भी 12 का मनोनीत होंगे, 233 का चुनाव होगा। अब 233 जो चुनाव होंगे उसमें से भी 4 जन बस केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे, बाकी 229 हो गए। 229 वो राज्यों से होते हुए जाएंगे। तो विधायिका का काम वाला में हम समझे तो विधायिका में जो भारत का कानून बनेगा, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून 2 जन बनाएगा, एक भारत सरकार का बनाएगा, एक राज्य सरकार का। भारत सरकार का कानून संसद भवन में जो कि न्यू दिल्ली में है, राज्य सरकार का कानून बनेगा विधानमंडल में जो कि रांची में है हमारा। संसद भवन के 3 अंग है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, एक विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में फ़िलहाल है। और वो देख लेना जब तक मैं आऊँ, उसमें से ये जो ज है उसको हटा दो, बाकी जो दिख रहा है याद रखना, त से तमिलनाडु नहीं तेलंगाना होगा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है देश में उन्हीं राज्यों में है फ़िलहाल के लिए। तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के बारे में भी समझे। एक नियम, एक कानून तभी बनेगा जब इन तीनों का मंजूरी हो। इसमें भी सभी का नहीं, राज्यसभा सदस्य की संख्या 245 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें भी एक पूर्ण बहुमत होता है, तुमको 2/3, 1/3 जो मेंबर है, जो लोग हैं, उनका मंजूरी होता है। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। और वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, इनके बाद पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति पहले स्टडी करेंगे और उनको पसंद आया तो साइन करेंगे, और जब साइन कर देते हैं तो वही चीज़ जो है एक कानून बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी होता है। विधानमंडल वाले में राज्यपाल के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है राज्य सरकार का, राष्ट्रपति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है संसद में। तो एक और चलो बना लिया हम लोग, एक भारत सरकार का कानून बन गया, एक राज्य सरकार का कानून बन गया। अब उस कानून को लागू करेंगे हर जगह, हर एक लोगों को जो है बताया जाएगा उस कानून के बारे में, प्रचार प्रसार वगैरह करेंगे। तुम समझ सकते हो। क्या भारत सरकार का कानून राष्ट्रपति के बिना बना है? नहीं, उनका उपस्थिति, उनका होना जरूरी है, वही साइन करेंगे। और देखो ये जो राष्ट्रपति सब होते हैं, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जितने भी मंत्री होते हैं, वो मंत्री ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा नहीं मांगता है कि तुम 10th पास 12th पास
या फिर कोई ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हो तभी जाके भारत का राष्ट्रपति बन सकते हो, नहीं। जनता का चुन से अगर चुनाव हो के अगर तुम गए हो तो उनको सपोर्ट करने के लिए, पहले भी बोला था, रिटायर्ड जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, बहुत नॉलेज वाले, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ना केवल रिटायर्ड ही, जो फिलहाल काम पे भी हैं, वे लोग ही सजेशन देते हैं क्या सही है क्या गलत है। कोई भी कानून जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि चलो जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दे बोलते हैं, तो सिर्फ उनका ही डिसीजन नहीं होता है। वो जो बोले, एक अलग से एक सभा होती है, एक लोग होते हैं, वे लोग जिनका काम ही होता है वही देश के लिए जो है कुछ नया नियम कानून वगैरह लेके आए, तो वे लोग राय भी देते हैं। और अगर मान लेते, सिर्फ वही नहीं, अगर मोदी जी भी अगर मन में कुछ वैसे उठाए कि नहीं ये कानून लेके आएंगे, तो वो पूछेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, डीपली वे लोग स्टडी करते हैं। तो ये कानून जब बना के ये लोग इनके पास पहुंचा देते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू अभी फ़िलहाल है, तो सिर्फ वही नहीं, उनके अगल बगल जो PA सब है, उनके जो सचिव सब है, वे लोग उनको हेल्प करते हैं कि मैम अगर ये कानून बनेगा तो इससे ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो जो है टोटल उस पर डीपली जो है स्टडी किया जाता है और सबका मंजूरी होता है। अगर अच्छा लगता है वो कानून, देश का अगर भलाई के लिए है, सबके भलाई के लिए है, तो राष्ट्रपति साइन करते हैं। और वो अगर साइन नहीं हुआ था, यहाँ अगर दोनों राज्यसभा लोकसभा में अगर वो कानून जो है बनाने के लिए वहाँ पारित करवा रहे, साइन करवा रहे हैं, वो विधेयक है, वो विधेयक जब इनके पास पहुँच जाता है, ये साइन करते हैं, तो वो कानून बन जाता है। तो भारत सरकार का कानून का अब प्रचार वगैरह करेंगे ये लोग, अब लागू कराएंगे ये लोग, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री में आएंगे। तो ये लोग भारत सरकार का कानून को प्रचार करेंगे, क्योंकि यही लोग उस संसद के सदस्य भी है। राज्य सरकार का अगर कोई कानून बनता है तो उसको प्रचार वगैरह के लिए ये लोग होंगे। राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के बिना तो यहाँ भी कानून नहीं बन रहा है, तो ये भी बोलेंगे कि हम लोगों ने ये कानून लेके आए हुए हैं। राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, या उनके अलावा जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री, ये लोग भी उसको प्रचार कराएंगे, लागू कराएंगे। अब भारत सरकार का कानून बन गया, उसको लागू भी कर दिए। अब अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो न्याय देने का एक काम होता है न्यायपालिका का। अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस कानून का जो उल्लंघन किया है उसके लिए न्यायपालिका न्याय देने का काम करता है। और न्याय देने का भी काम होता है, अगर हमारा फैमिली मैटर है तो चलो फैमिली में ही हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कभी कभी कुछ समस्याएं जो है वो पंचायत लेवल तक भी आ जाती, फैमिली से हट के गाँव में भी आता है, ग्राम सभा में होता है। अगल बगल देखे भी हुए, हम लोग का गाँव में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मीटिंग बैठाया था, पहले तो फैमिली में बात किया, समझ रहा होगा हम किसका बात कर रहे हैं। पहले फैमिली में बात हुआ, कुछ विवाद हो जाता है तो दो परिवार आपस में सॉल्व किया, नहीं हुआ तो बोलता है कि अब गांव में बैठक ही बुलाएंगे। अब उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो अब न्याय के लिए वो लोग न्यायपालिका का, न्यायालय का जो है अब सहारा लेगा। सबसे पहले हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। जिला न्यायालय में भी अगर तुमको न्याय नहीं मिला तो अपील करोगे उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट। ये जो हमारा हाई कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट रांची में है। और अगर हाई कोर्ट में भी तुमको न्याय नहीं मिला तब तुम खटखटाओगे सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे। उसके अलावा भी अगर तुमको न्याय नहीं मिला तो, वैसे ये बहुत बड़ा संस्था है, इससे तो न्याय मिलेगा ही। अगर कोई इंटरनेशनल वाला मैटर है तो एक देश का दूसरे देश, इंडिया का ज़मीन विवाद, पाकिस्तान का ज़मीन विवाद, अब इन दोनों का जो न्याय है, न्याय के लिए कोई हमारा सरायकेला वाला न्यायालय थोड़ी आएगा कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान का हम ज़मीन वाला, जो कश्मीर हमारा है, वो लोग पागल जैसे चिल्लाते रहता है, बोलता है, तो उसका न्याय यहाँ नहीं। उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है। कहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट? कहाँ? नहीं, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये जीके में याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ये एक जगह है, हेग। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये? कौन सा देश में? हाँ, नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, एक जगह है, उस जगह इंटरनेशनल वाला कोर्ट है। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय वाला विवाद होता है, जम्मू कश्मीर का जो विवाद है ज़मीनी वाला, इंडिया पाकिस्तान का, ये लोग चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट हेग, नीदरलैंड, और वहाँ जाके वहाँ पर अपना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा समझे, कोई छोड़े भी क्या इसमें?
हाँ, अब तुम लोग को आज का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो भारत का संविधान बोले, भारत का संविधान में टोटल 22 भाग है, हम पढ़ते हैं, उसी के अंदर 3 और ऐड किया हुआ है। तो एक एक करके हम समझाएंगे इसको। 22 भाग पूरा रट्टा देंगे, आधा तो आज ही याद करवा देंगे। कुछ बताने वाले थे इसमें और एक चीज़, हाँ यहाँ पर देखो अनुच्छेद 50 बोलता है, अनुच्छेद आने वाला समय में पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 50, ये अनुच्छेद 50 बोलता है यहाँ जो कार्यपालिका है और इधर कौन है, न्यायपालिका, बोलता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या बोल सकते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण मतलब कार्यपालिका एक अलग संस्था है, न्यायपालिका एक अलग संस्था है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है, कौन है सुप्रीम कोर्ट का मेन जज, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। तो ये दोनों मतलब ऐसा नहीं कि चलो दोस्ती है हम दोनों बोलेगा, तो फिर दोस्ती है बोलेगा तो बोलेगा नहीं। नरेंद्र मोदी बोलेंगे कोई भी एक कानून या कुछ भी मामला है तो मेन मेरा दोस्त है बोलेगा, हम जो बोलेंगे वो कर देगा। तो ये बोलता है कि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका अलग काम करेगा, न्यायपालिका अलग काम करेगा, भले ही वो संविधान का ही अंग है, लेकिन ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। क्या विधायिका और कार्यपालिका एक हो सकते हैं? कौन बोला नहीं हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी संसद के अंग है किसी ना किसी से? लोकसभा सदस्य है मतलब अंग है। अब जब संसद अगर गए तो वो विधायिका का अंग है, अब वो आ गए बाहर, अब कानून बना लिया, अब प्रचार नहीं करेंगे, वो लागू करवाएंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका ये एक हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका से अलग ही ये अनुच्छेद 50 बोलता है। तो इसको याद रखना। भारत का जो संविधान है, ये संविधान में बोले 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके अलावा भी एक चौथा है, हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा अंग कौन है? कौन है? हाँ, मीडिया है। मीडिया, ये जो पत्रकारिता है, ये जो टीवी रिपोर्टिंग है, न्यूज़ वाला सब है, ये भारत का संविधान का चौथा अंग है। इनको कोई रोक नहीं सकता। तुम अगर वीडियो भी कर रहे हो ना किसी का, हाँ, अगर किसी का जो पर्सनल लाइफ है उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाओगे। ये नहीं कि कोई अपना काम कर रहा है वीडियो में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम भी बोलते हैं बीच बीच में, कभी कभी व्लॉग भी बनाते हैं तो हम पहले पूछ लेते हैं गर्ल्स को या बॉयज़ को कि वीडियो में अगर वीडियो में आओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो कोई गर्ल्स बोलती है कि नहीं, हम लोग वीडियो में नहीं आना चाहते। अब वो आना नहीं चाहता और ज़बरदस्ती अगर हम वीडियो बनाएंगे ये तो उसके खिलाफ़ है, तो वैसा नहीं कर सकते। ये नहीं कि पुलिस या कोई भी सरकारी ऑफिसर अपना काम कर रहा है और तुम चला गया, हम संविधान का चौथा पिलर का यूज कर रहे हैं बोल कर पूरा वीडियो कर रहे हो। वो बोलेगा कि एक सरकारी ऑफिसर को डिस्टर्ब करने के जुर्म में तुम्हें सज़ा मिल जाएगा, या तो कोर्ट जेल भेजेगा या तो तुमको जुर्माना भेजेगा। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत का संविधान, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं वैसे। तो भारत का संविधान का 4th पिलर हो गया, चौथा वाला हो गया मीडिया। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। एक चीज़ तुम लोग समझोगे, यहाँ पर बात कर रहे थे संविधान वाला में ही 2 वर्ड याद रखना, क्योंकि भारत का संविधान जो बना है, एक लोकतंत्र, लोकतंत्र पढ़ोगे संविधान में, एक पढ़ोगे राजतंत्र और एक पढ़ोगे गणतंत्र। कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट को पॉलिटी में। लोकतंत्र का क्या मतलब होगा? चलो हम ऐसे ही जानते हैं, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना नेता खुद चुनते हैं। हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। मतलब यूँ तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो शासक चुनते हैं उसका चुनाव होता है, चुन के वो आता है। राजतंत्र में हम जानते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बाबर का बेटा का नाम क्या था? क्या? बाबर। हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर का शाहजहां, औरंगजेब, इस तरीके से और भी। तो वो राजतंत्र आ गया, राजा का बेटा राजा, इसमें चुनाव नहीं होगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र, गणतंत्र में याद रखना जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्र अध्यक्ष कौन हो गए? राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो एक गणतंत्र वाला हो गया।
राष्ट्राध्यक्ष क्या, वो एक अलग है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग कोई जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल अनुसंक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। एक तो इसमें राष्ट्रपति और इसमें याद रखना प्रधानमंत्री। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष, ये हो गया शासन अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, अगर किसी देश का शासन अध्यक्ष, शासन करने वाला अध्यक्ष का चुनाव होता है मतलब वो प्रधानमंत्री, और अगर किसी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, भले ही राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, भले ही वो सबसे पहला पर्सन है, लेकिन जो शासन वाला काम है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो राष्ट्रपति अगर चुनाव होता है तो वो गणतंत्र, भारत क्या है, राष्ट्रपति नहीं है भारत के पास। हम क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब भारत एक लोकतांत्रिक भी देश है और गणतांत्रिक भी देश है। लोकतांत्रिक का मतलब होगा जो देश का शासन अध्यक्ष है, शासन करने वाला अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, उसका चुनाव होगा। और गणतंत्र का मतलब देश का, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, पूरा राष्ट्र का अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति है, उनका भी चुनाव होगा।